पे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो अपने आप को अम्बेडकर बताने लगा। उसके चमचों ने लाके यहाँ पे फोटो दे दी जिसमें आधा अखिलेश है आधा अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर और अखिलेश बराबर। उसने बता दिया कि अम्बेडकर के बराबर हो गया। मतलब और अचानक एकदम से खबर आती है कि कैबिनेट की मीटिंग में इसको पास कर दिया गया है और आने वाली जो जनगणना होगी वो जातिगत आधार पे होगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया? इसका ये जातिगत जनगणना इन जाति के ठेकेदारों को, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इनके जी का जंजाल बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने जातियों को बेचकर जाति की मंडी में अपनी दुकान सजाकर राजनीति की इन्होंने लूटा है। इन्होंने अब ये उनका क्या बंटवारा करेगा, कैसे अधेड़ जो है वहां पे चीफ सेक्रेटरी बनाएगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएगा और कैसे डिप्टी सेक्रेटरी, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। और इसी से डरकर कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई थी 14 साल से, अपने पुरानी बात नहीं कर रही थी, उसका आंकड़ा कभी नहीं बता रही थी। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर गजबे खेला हो गया। देश इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान की कुटाई होगी, थुड़ाई होगी। वैसे मोदी ने अभी तक कुछ कहा नहीं। लोग ये कह रहे थे अक्षय तृतीया शुभ दिन है, इसी दिन कुटाई कर देंगे। लेकिन अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अश्विनी वैष्णव को मैदान में उतारा और जातिगत जनगणना, जो जनगणना होना है उसमें जातिगत जनगणना को जोड़ दिया। राहुल गांधी को झाड़ पोंछ करके लोगों ने बेंच पर बैठा दिया कि बेटा जाओ क्रेडिट ले लो। उधर नौमी फिर अलग कूदने लगा, मुलायम पुत्र अलग कूदने लगे, क्रेडिटों की मार हो गई। लोग कह रहे हैं कि मोदी का सही मायने में ये मास्टर स्ट्रोक है। ये खेल क्या है सर? नहीं, मास्टर स्ट्रोक कहना तो बेकार वाली बात है, लेकिन हाँ, अभी जो फैसला हुआ है कुछ घंटे पहले हुआ है, समझिए 8-10 घंटे पहले, और इसके बाद इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। और मेरा ये मानना कि सारी व्याख्या जो है वो बड़ी मशहूर कव्वाली है कि अंधे चार अंधे हाथी का आकार बता रहे थे, जो जन्मान थे, जिन्होंने जीवन में हाथी नहीं देखा था, और वो कुछ जिसने पैर पकड़ लिया तो पैर के हिसाब से हाथी का आकार बता रहा था, जिसने सूंड पकड़ ली सूंड के हिसाब से बता रहा था। तो हर व्यक्ति इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहा है। आपने बताया वो नवा फेल जो नाचने लगा, आतिशबाजी करने लगा। यहाँ पे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो अपने आप को अम्बेडकर बताने लगा। उसके चमचों ने लाके यहाँ पे फोटो दे दी जिसमें आधा अखिलेश है आधा अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर और अखिलेश बराबर। उसने बता दिया कि अम्बेडकर के बराबर हो गया। मतलब कहाँ कहाँ दिमाग खराब हो रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसने एक और देश तोड़ने वाला, देश को बर्बाद करने वाला एजेंडा और उसी के आगे जोड़ा, क्योंकि उसका लटका हुआ चेहरा बता रहा था कि वो बड़ा परेशान है कि करे क्या, इसी उसकी दुकान इसी टुटके पे चल रही थी। तो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा मनीष जी, समझ में तो अभी किसी के नहीं आ रहा। इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों के लिए इनके मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया, अनुमान है मेरे, हालांकि उसको नहीं होगा, कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने टाइमिंग जरा गौर करिए कि जिस समय पूरी सरकार लगातार मीटिंगों का तांता चल रहा है, सीसीएस की बैठक हो रही है, डिफेंस के साथ बैठक हो रही है, और इस समय कोई इस तरह की मांग नहीं कर रहा था कि यहाँ पर कोई जातिगत जनगणना की मांग हो रही हो। बिल्कुल एकदम कहीं कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी, ठंडे बस्ते में। हाँ, ठंडे बस्ते में कब्रिस्तान में थी, कहीं उसका नाम नहीं ले रहा था कोई। और अचानक एकदम से खबर आती है कि कैबिनेट की मीटिंग में इसको पास कर दिया गया है और आने वाली जो जनगणना होगी वो जातिगत आधार पे होगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया, इसका आकलन करना मेरे लिए बड़ा असंभव सा है। आप अपने हिसाब से लोग बताएं, लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आ रही है कि ये प्रधानमंत्री मोदी पहले तय कर चुके थे, ये उनका तय कर चुका था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन ये कब घोषणा करनी है, कैसे घोषणा करनी है, और ये पाकिस्तान का युद्ध तो कोई पहले से प्लान नहीं था कि पाकिस्तान का युद्ध होना उस समय हम करेंगे। तो अब जब उनकी जो भी टाइमिंग रही हो, लेकिन इस टाइम पे करना ये और ज्यादा इसको महत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि ये अकारण नहीं है, ये संयोग नहीं है। ये तो मैं निश्चित हूँ कि इस युद्ध के दौरान इस तरह की घोषणा करना ये अपने आप में बता रहा है कि ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस समय किया गया है। दूसरे ये और मैं ये भी निश्चित हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ये तय कर चुके थे कि उनको जातिगत जनगणना करवानी है, क्योंकि इस आदमी ने नंगई की सारी हदें पार कर दी थी, राहुल गांधी,
ये संसद से लेके सड़क तक एक ही राग अलाप रहा था कि जातिगत जनगणना करा दो, जातिगत जनगणना करा दो। ये आगा पीछा नहीं कर रहा था, बात कर रहा था, ये अपनी करतूतों पे बात नहीं कर रहा था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया था। और ये भी दर्शक समझ लें कि ऐसा नहीं कि अचानक आज उन्होंने केवल घोषणा की है, इससे पहले उनका होमवर्क पूरा हो चुका है और पूरी तैयारी वो कर चुके हैं। अब क्योंकि ये युद्ध आ गया तो इस समय हम लोग इसको इसके संदर्भ में इसकी मीमांसा कर रहे हैं। तो ये जो जातिगत जनगणना है, मैं ये भी बड़ी निश्चित होकर बता रहा हूँ कि ये जातिगत जनगणना इन जाति के ठेकेदारों को, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इनके जी का जंजाल बनने जा रही है। क्योंकि इन्होंने जातियों को बेचकर जाति की मंडी में अपनी दुकान सजाकर राजनीति की, इन्होंने लूटा है। इन्होंने आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर, उनके हिस्से के नाम पर अपने अपने जो छोटे छोटे जातिगत समूह हैं उनके मिलकर इन्होंने बाकी लोगों को हड़प लिया, किस तरह से लूटा है। ये भी कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। मैंने कहा ना, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले तय कर चुके थे और वो होमवर्क करा चुके थे। और इसको एक बात से समझ लीजिए आप कि कांग्रेस ये जो नाटक कर रहा था, और हमारे यहाँ मीडिया इससे नहीं बात कर रहा था, इससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा था, लेकिन सच तो सच है कि तो ये कोई नई बात नहीं कर रहा था मनीष जी। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जातिगत आधार पर ही हुई थी। उसमें जातिगत जनगणना हो चुकी इस देश की और उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। 2011 की जनगणना उपलब्ध है, तो सारे आंकड़े वहां पर उपलब्ध है। इससे अधेड़ से किसी ने पूछा नहीं, जब तुम्हारी ही सरकार ने कराया उस जातिगत जनगणना को, तो तुमने लागू क्यों नहीं किया? लागू करना तो छोड़ दीजिए, इसने बताया तक नहीं कि उसके परिणाम क्या है, कौन जाति कितनी है, तो ये क्या कारण था। तो निश्चित तौर पर इसको जब उसके परिणाम सामने आए तो इसको लगा कि ये गले की रस्सी जो है ये फांसी की रस्सी हो जाएगी इसके लिए, और इससे निकल पाना खत्म हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो ये इसको एक टुटके की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ये मैं बता दूं मनीष जी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भाजपा को विरोध नहीं किया था, न जनगणना के समय किया था, न उसके परिणाम को न दिखाओ इसके लिए कोई किसी को उजागर ही नहीं किया था उसके क्या परिणाम है। लेकिन उस जनगणना के परिणाम अब प्रधानमंत्री मोदी से तो नहीं छुपेंगे, क्योंकि वो तो सरकारी संपत्ति है, तो वो पूरा वो देख चुके, उसका अध्ययन कर चुके और वो ये फैसला कर चुके थे कि मुझको जातिगत जनगणना करवानी है। लेकिन अब कैसे होगी, उसके साथ और क्या क्या पहलू जुड़ेंगे कि जाति के साथ साथ कुछ और भी उसमें साथ में होगा। तो ये जो जाति के ठेकेदार हैं इनका मुंह काला होगा। और उसको केवल एक ही बात से समझ लीजिए कि मैंने कहा ना कि 2011 में जातिगत जनगणना हो चुकी, उसका रिजल्ट तक बताने की औकात इस अधेड़ की नहीं हुई या पूरी कांग्रेस की नहीं हुई। कांग्रेस तो छोड़िए, अखिलेश यादव जो बड़ा उछलता है आज की तारीख में जातिगत जनगणना के लिए, आज जब प्रधानमंत्री मोदी तो नौटंकी करने के लिए अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर बता दिया इस आदमी ने कि आधा अम्बेडकर और आधा, जैसे अर्धनारीश्वर वाली हमारे प्रतिभा होती है उस तरह से आधा अम्बेडकर और आधा अखिलेश इस तरह की अपनी फोटो बना के लगाने लगा। तो ये कोई चने नहीं बेचता था उस समय, ऐसा नहीं कि राजनीति से कोई बाहर था। इसको भी अच्छे से मालूम है कि जनगणना हो चुकी है, उसके परिणाम भी रखे हैं। क्यों नहीं उस समय अखिलेश यादव को याद आई? क्योंकि इन सब लोगों को मालूम है कि उस जनगणना का परिणाम क्या है, और ये लोग अच्छे से जानते थे कि ये इनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जनगणना नहीं करवाएंगे, और इसलिए ये नंगाई कर रहे थे कि ये अपनी जाति की दुकान भी चलती रहे, जाति का टुटका भी चलता रहे, जाति के नाम पर हथकंडा करते रहे, जाति के नाम पर वोट बटोरते रहे। और ये इनको था कि भाजपा तो कराएगी नहीं, भाजपा पता नहीं क्यों इनको कौन सा सपना हुआ था कि इन्होंने मान लिया कि भाजपा नहीं कराएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय में घोषणा की है कि अब, और उसका एक कारण बताता हूं मनीष जी कि दर्शक इस बात को जरा समझें कि 1931 हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 1931 की जो जनगणना है उसके हिसाब से उस समय भारत में 4741 जातियां थी। वो अंग्रेजों ने करवाई थी, तब इतने साधन नहीं थे, इतनी गहन वो हो नहीं पाई होगी, जो भी कारण हो, लेकिन उस समय भी 4741 जातियां थी। और मालूम है 2011 की जब जनगणना हुई तब मनीष जी कितनी जातियां थी? कल्पना के बाहर, कल्पना के बाहर। अभी दिखाता हूं कि 2011 की जो जातिगत जनगणना, बाकायदे जाति को पहचान कर ही जनगणना की गई थी। 46 लाख, इस हिंदुस्तान के अंदर 46 लाख जातियां हैं, 46 लाख जातियां। तो जब हिस्सेदारी की बात आएगी, जब बंटवारे की बात आएगी, किसको क्या देना है,
और ये कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आएगा जातिगत जनगणना के बाद कि 46 लाख जातियों में से यादवों के पास कितना है और अन्य जो मजबूत जातियां कही जाती है, खासकर यादव, क्योंकि सत्ता में रहे हैं, सत्ता इन्होंने भोगी है, तो ये इनके पास कितना हिस्सा है, इन्होंने कितना हिस्सा बाकी के 45,99,999 जो जातियां हैं उनको क्या मिला और अकेले यादवों को क्या मिला। तो ये इसके भी होश उड़ जाएंगे अखिलेश यादव के, और वो जो आतिशबाजी कर रहा है उसके खोपड़े में बम दगेंगे, उसकी समझ में नहीं आएगा कि जवाब इसका मैं क्या दूं। तो एक तो ये पहली चीज है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए इनको निपटाने के लिए ये तय था पहले, मैं कहा कि मगर अब इस समय घोषणा की है, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस समय घोषणा क्यों की है। इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी मेरी समझ में आई नहीं है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जो अपना एक अलग रखे हुए थे कि इसका इस्तेमाल उन्हें कब करना है, अब की उनको इस समय इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये अपनी नंगई पर उतर आए थे, ये पूरी तरह से नंगई पर उतर आए थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, और कांग्रेस तो क्रमबद्ध तरीके से लगातार पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खेलने लगे थे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगे थे, पाकिस्तान के पक्ष में खेलने लगे थे, पाकिस्तान के लिए माहौल बनाने लगे थे। तो उस समय इनका मुंह बंद करने के लिए या इनको एक तरह से स्तब्ध करने के लिए ये भौचक हो गए, इसलिए इस समय घोषणा की गई, अन्यथा ये कोई समय नहीं था कि इसका घोषणा की जाए। तो अब ये घूम गए हैं जातिगत जनगणना की तरफ, थोड़ा ध्यान इनका जो है पाकिस्तान की तरफ से हटा है, क्योंकि इन लोगों को जाति की असलियत मालूम है मनीष जी, ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो जातिगत जनगणना होगी उसके क्या परिणाम आएंगे। और मैंने बताया कि 46 लाख जातियां हैं जिसके ठेकेदार ये बन रहे हैं, तो उसमें मैं मान लेता हूँ चलिए 10-5 लाख जो है वो सवर्णों के अंदर भी होंगी, मगर बाकी की 30-35 लाख वो किसकी जातियां हैं। तो अब ये उनका क्या बंटवारा करेगा, कैसे अधेड़ जो है वहां पे चीफ सेक्रेटरी बनाएगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएगा और कैसे डिप्टी सेक्रेटरी, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। और इसी से डरकर कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई थी 14 साल से, अपने पुरानी बात नहीं कर रही थी, उसका आंकड़ा कभी नहीं बता रही थी। अब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। ये एक तरह से इनको प्रधानमंत्री मोदी ने बैकफुट पर दिया है। और एक फैसला और अब जिसका अभी 5 तारीख जब आएगी तब उसका आप लोगों को उसका अनुमान हो जाएगा कि इस अधेड़ की नागरिकता तय होनी है 5 तारीख को कि ये हिंदुस्तान का नागरिक है या नहीं है, ये विदेशी नागरिक है, अंग्रेजों का अंग्रेज है, एक तरह से। तो उस फैसले से पहले ये जातिगत जनगणना का फैसला, ताकि इसको रोने गाने का कुछ मौका ना हो कि अरे भाई मैं तो जो था जातिगत जनगणना की बात कर रहा था इसलिए मुझे विदेशी घोषित कर दिया, हालांकि वो तो दस्तावेजों पे होगी, तथ्यों पे होगी और इसका फैसला कोर्ट के अंदर होगा। तो उससे पहले इसको और ज्यादा नंगा करने के लिए कि अब 5 तारीख को जवाब देना है, तो सरकार उस जवाब से मुकर नहीं सकती, तो उससे पहले इसको नंगा किया जाएगा। और बाकी फिर 5 तारीख वाला फैसला जो है उसकी भी भूमिका है इसके अंदर। और अभी तो मनीष जी कई चीजें हैं, क्योंकि एक बार तो मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने उलझा तो फिर सबको दिया है, ये फैसला होना था, लेकिन ये इस समय जब पाकिस्तान से युद्ध की समय है, और ये हो सकता है आज रात में युद्ध हो जाए, कल सवेरे युद्ध हो जाए या 2 दिन बाद हो, ये अभी किसी को नहीं मालूम है। और उस समय ये एक समय से ऐसे समय में बांसुरी बजाई जब उसका समय नहीं था, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी बिना सोचे समझे और आगा पीछा सारे उसका निष्कर्ष निकालने के बाद कोई फैसला करते हैं। तो वो फैसला क्या है, उसके क्या परिणाम है, तो एक हम लोगों ने अनुमान आपको बताया, बाकी तो अभी जरा उसको आने दीजिए, अभी तो कम से कम 2-3 साल लगेंगे, पूरी देश की जनगणना होगी, उसके जातिगत आएगा, तब तक पानी बहुत गंगा में बहेगा और ये लोग कहाँ पे होंगे इसका इंतजार करिए। सर, एक जातिगत जनगणना में क्या ये पक्ष है कि अब इसकी होड़ ली जाएगी कि किसको क्रेडिट जाता है? नौमी फेल लालू पुत्र अलग कूद रहा है, अखिलेश यादव अलग कूद रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की संसद में आपने देखा होगा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हमारी मदद की है, संसद के अंदर कह रहा है वहां का सांसद, कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहा है, सब पाकिस्तान में नग्न हो रहे, इधर जातिवादी पार्टियां हैं। इन सब के बीच एक पार्टी ऐसी है जो जातिगत जनगणना की सबसे ज्यादा मुखर थी और वो आज एनडीए में है। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं। ये नीतीश कुमार का कहा जाता है, मेन चीज नीतीश कुमार का एक आइडिया था और नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसे लेकर के वो कूदे थे। क्या वक्फ पे
नीतीश कुमार को मनाने के लिए तमाम चीजों के लिए भी इसकी एक भूमिका आप मान रहे हैं क्या कि ये एजेंडा, ये क्रेडिट बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भुना लेंगे? नौमी फेल क्या कैसे भुनाएगा? क्योंकि लड़ाई बिहार जातिगत जनगणना को लेकर के और जातिवादी नशा जो है सबसे ज्यादा बिहार में होता है, ये माना जाता है, और बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में ये पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार ले जाएंगे? क्या लालू पुत्र इसे भुना पाएगा? क्या वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला हो सकता है इस मामले में? नहीं मनीष जी, मैं सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई केवल बिहार से संबंधित मामला नहीं था और इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा। पूरा देश इस फैसले से प्रभावित होगा। तो केवल बिहार के चुनाव के लिए इतना बड़ा कोई फैसला होगा, ये मुझे लगता नहीं है। हाँ, इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा, ये तो पक्का है, निश्चित है। आपने सही कहा कि वहाँ सबसे ज्यादा जाति प्रमुख हो जाती है, खासकर चुनाव के समय। तो बिहार के बिल्कुल। चुनाव में बिहार के बिहार चुनाव में में कहा इसका जाता है कि कुछ भी बिहार में नहीं चलता, जब जाति का नशा चलता है तो बिहार में कुछ भी नहीं दिखता, और बिहारी इसी के लिए पिछड़ते जाते हैं कि आज भी जाति का नशा वहां है। और मेरा इशारा इसलिए है कि नीतीश कुमार ने ही जातिगत जनगणना कराने की बिहार में पहल की थी। तो उसी नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री मोदी की भूल भूल प्रशंसा की है, मतलब इतनी ज्यादा प्रशंसा की कि शायद कोई भाजपा मैं के वही किसी बात नेता कह ने रहा जितनी आज नीतीश कुमार ने की, तो अपने आप हूँ। बता दिया कि उसका क्या होने जा रहा परिणाम। तो नीतीश कुमार जैसे आपने कहा कि वो इस विचार के जनक थे, तो उन्होंने पूरा श्रेय उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। और इसके अलावा बिहार का एक और चमकता चेहरा, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कि वो चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने भी आज उठाकर पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया। तो वो तो इनका नहीं, अब वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी, इनके ऊपर वो नवा फेल भारी पड़ जाएगा। तो ये मेरे गले के नीचे उतरती नहीं बात। और वो अभी वो पटाखे टाके छोड़ के थोड़ा अपने चर्चा बटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तमाशा बन जाएगा। अभी चुनाव आने दीजिए और इस मुद्दे की हवा निकाल दी बिहार चुनाव से पहले, अन्यथा इसको भुनाने की कोशिश करते 2-4-5% इनको लाभ हो सकता मिल जाता है, 2-4-5%, लेकिन वो भी गुंजाइश आज की तारीख में खत्म हो गई। लेकिन मनीष जी, आज जब राहुल गांधी खिसियाया हुआ आया, बिलबिलाया हुआ आया, तिलमिलाया हुआ आया, क्योंकि यही यही सबसे ज्यादा नंगई इसी ने की थी। ना तो इतनी नंगई अखिलेश यादव कर रहा था, ना इतनी नंगई ये कर रहा था तेजस्वी यादव, जितनी नंगई से ये आदमी उतारू हो गया था कि हर बात पे, मतलब ये जो है, कहीं कोई बात हो रही जातिगत जनगणना उछेड़ देता था। इसके कोई प्रभाव पड़ता नहीं, लेकिन आज इसको लगा कि इसके दोनों हाथ से लड्डू छिन गए। ये जिस बात को लेकर ये घूम रहा था, अब ये करवाने लायक, ये कहने लायक कुछ रह नहीं गया। तो इसने उसका तो स्वागत किया, लेकिन ये फिर अपने विदेशी एजेंडे पर आ गया मुनीर। आज इसने फिर वो मांग करी है कि कोई कोई जरा समझ बूझ वाला आदमी हो तो उस विदेशी मांग, उस मांग का इस देश के जातियों से कोई लेना देना नहीं है, इस देश की 140 करोड़ आबादी से लेना देना नहीं है। ये जो मांग इसने आज करी है, वो पूरी तरह से इस देश को खत्म करने की मांग है। इसको गंभीरता से लेने वाली मांग है कि इस देश का उद्योग जगत खत्म, इस देश का व्यापार जगत खत्म, और इसका लाभ केवल चीन को मिल रहा है। तो ये जो 2008 में समझौता करके आया था, वो इसने आज बड़ा खतरनाक संकेत दिया है। इसने कहा है कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। ये एक इसने ऐसी मांग कर दी है कि उसके बाद मनीष जी, इस देश के उद्योगपति, इस देश के व्यापारी, इस देश के पैसे वाले देश छोड़ छोड़ भागेंगे। उनको भागने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो है, वो धंधा करने के लिए बैठे हैं, वो उद्योग चलाने के लिए बैठे हैं। वो इसलिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर कि आओ हमें लुटा देंगे। जो आदमी जितना काबिल होगा उसको उसी के हिसाब से तो काम दिया जाएगा। लेकिन ये अब कह रहा है कि हमको इसके अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए। तो वो अगर वो मांग मान ली गई, हालांकि वो मानी नहीं जाएगी क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये दोहरी मार कर रहा है मनीष जी कि अगर नहीं मानी जाएगी तो ये सामाजिक उपद्रव कराएगा, ये पत्थरबाजी कराएगा, ये आंदोलन कराएगा, ये आगजनी कराएगा। और अगर मान ली गई तो सारे उद्योगपति छोड़कर देश भाग जाएंगे। कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। सबके अब सब एक तरह से जितने बड़े उद्योग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सब मल्टीनेशनल हैं, तो उनको जाने में कोई समस्या होगी नहीं। लेकिन इस देश का भट्टा बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये देश। और चीन की सबसे बड़ी इच्छा जो है, मेन उसका यही है कि हिंदुस्तान जिस तेजी से उभर रहा है, और खासकर उद्योग जगत के उस मामले में, व्यापार के मामले में, आर्थिक तौर पर जैसे उभर रहा है, तो इसकी कमर तोड़ दो और इस तरह का एजेंट
उसको बहुत बेहतरीन एजेंट मिला है कि अब जरा इस आदमी जो कोई पूछे कि ये प्राइवेट सेक्टर की रिजर्वेशन की बात कर रहा है, मैं जरा ऊपर से शुरू करता हूँ कि इस देश के राष्ट्रपति भवन, उससे बेहतर कोई मकान नहीं है, उससे बेहतर कोई मकान नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसमें एक आदिवासी महिला रहती है। इस देश का प्रधानमंत्री का आवास, नंबर 2 पे आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री रहता है। तो इसकी अम्मा कौन सी आदिवासी है, कौन सी पिछड़ी है, वो उस पर पिछले 30 साल से क्यों काबिज है? इसको क्यों नहीं याद आया कि यहाँ पे हमारी अम्मा नहीं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रहना चाहिए 10 जनपद में, जो देश के प्रधानमंत्री से बड़ा बंगला है। तो अपने लिए ये औकात में रखता है। अगर तुमको बड़ा प्यार आ रहा, बिल्कुल रिजर्वेशन चाहिए, तुमको निजी क्षेत्र में चाहिए, तो बिल्कुल निजी क्षेत्र पे आ जाओ ना। तो सोनिया गांधी को निकाल के बाहर करो, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रखो। इस देश के अंदर सीताराम केसरी, जो दलित वर्ग के थे, सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा के अंदर नेता रहे, लेकिन 10 जनपद में सोनिया गांधी ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? तो ये अपना तो सामंती विचारधारा है। तो अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जरा अपने घर से शुरू करो कि सोनिया गांधी क्यों रहेगी वहां पे, कि हिंदुस्तान के दूसरे तीसरा सबसे बड़ा बंगला है, सबसे आलीशान बंगला है, उसके अंदर इसकी अम्मा रहेगी। तो ये कौन सा दलित है, और कौन सा इसी पिछड़ा साजिश है? के तहत सोनिया को राज्यसभा भेजा गया, जिस कांग्रेस की हैसियत खत्म हो गई थी किसी को राज्यसभा जाने की। ये बीमार थी, काज, और हमेशा विदेश में रहती थी। सिर्फ 10 जनपद को बचाने के लिए सोनिया को राज्यसभा भेजा गया, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पहले अमेठी हारे, अब की बार रायबरेली भी हारेंगे। इसीलिए पहले ही तैयारी करके सोनिया को राज्यसभा भेजा गया। इशारा आपका उधर ही है कि 10 जनपद को बचाने के लिए इसने ये खेल खेला, और ये इधर नहीं, ये तो फैसला बड़ा आसान था, इसमें किसी सरकार की जरूरत नहीं थी। सोनिया गांधी 30 साल से कब्जा किए उस बंगले पे, अवैध कब्जा किए, वो इसके पात्र नहीं है वो कि इतने बड़े बंगले में रहे। तो उसके मन में कभी नहीं आई कि अरे अब मल्लिकार्जुन खड़गे अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, ये दलित है, तो इसको हम इस बंगले में रहने दें, उससे पहले सीताराम केसरी को रहने दें। तो सीताराम केसरी को टट्टी में बंद करके तुमने उसको अध्यक्ष पद से कितने अपमानजनक तरीके से उतारा, एक दलित नेता को, और ये आज बैठ के गाना गा रहा। तो अभी आने वाले समय में जरा इस जातिगत जनगणना, अभी 2 साल 3 साल लगेंगे इसको होने में। अभी तो आज उसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने, तब तक इसको बड़े असहज सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा कि आज इसने जिस तरह की जहरीली मांग की है, तो जरा ये अपनी अम्मा का बता कि इसकी अम्मा का डॉक्टर कौन है। जरा इसी घर से शुरू हो कि इसकी अम्मा का डॉक्टर कौन है। जिस डॉक्टर छावड़ा से लखनऊ में अपने दिमाग का इलाज कराने आता था, वो डॉक्टर छावड़ा कौन जात का था? प्रियंका गांधी का जो निजी डॉक्टर है वो किस जात का है? रॉबर्ट वाड्रा का जो डॉक्टर है वो किस जात का है? तो अपने घर में तुम रिजर्वेशन नहीं लगाओगे, अपने यहाँ नहीं कहोगे कि जो 5 बार फेल हो चुका वो रिजर्वेशन वाला डॉक्टर हमारे यहाँ रहेगा। अपने लिए तुम देश का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण डॉक्टर लोगे, सर्वश्रेष्ठ सिख डॉक्टर लोगे। तुमने अपने घर जरा बताओ, तुम्हारा प्राइवेट मेडिकल चेकअप कौन आदमी करता है, कौन डॉक्टर है तुम्हारा? तुम जब पैदा हुए थे और तुम्हारे सोनिया प्रियंका गांधी का जब लड़का पैदा हुआ, तो कौन किस डॉक्टर ने डिलीवरी कराई थी? कहते उस समय कि नहीं नहीं यहाँ पे ये नहीं, मुझे रिजर्वेशन वाला चाहिए, मुझे पिछड़ा चाहिए, मुझे दलित चाहिए, मुझे आदिवासी चाहिए, कहा तुमने? तो वहां पे डॉक्टर सबसे बेस्ट डॉक्टर चाहिए तुमको। क्यों चाहिए? और तुम यहाँ पे रोक लोगे। पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं जो लोग हैं, जो अमेरिका में गूगल पे जो आदमी सीईओ है आज की तारीख में, वो क्या जात की वजह से सीईओ है? वो अपनी वजह से सीईओ है, वो अपनी काबिलियत की वजह से सीईओ। चलो यहाँ बड़ा जात के प्रभाव हुआ होगा, वहां जब अमेरिका में पहुंचकर गूगल का सीईओ बनाया, तो उसके टक्कर में उसको चुनौती देने वाले बाकी पूरी शेष दुनिया, करीब 5.5 अरब लोग थे। उनके सामने उनको रिजर्वेशन से नहीं किया था। तो ये आदमी केवल एक एजेंडा इसका है, ये घुमा फिरा कर वही काम करना चाहता है कि ऐसा कोई भी काम करना है इसको जिससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, जिससे देश के उद्योग धंधे चौपट हो जाए, देश का व्यापार चौपट हो जाए, और पूरा फायदा चीन को मिले। ये इस काम में लगा है। और प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं इसको क्यों छोड़े हुए हैं। अब 5 तारीख का फैसला हम लोग देख लेते हैं सरकार क्या बताती है, अन्यथा इस आदमी को तो तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये जो खेल शुरू किया गया उसके बाद, जातिगत जनगणना के बाद, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इंतजार करते हैं कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से इसे लेती है।